हेलो, माय नेम इज़ प्रभव शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट फ्रेम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था बेसिक क्लासिफिकेशन। तो बेसिक क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे की। प्लेन सर्वे का मतलब होता है जब कर्वेचर ऑफ द अर्थ को अकाउंट में नहीं लिया जाता है, यानी कि जो अर्थ का गोलापन है उसे जब हम कंसीडर नहीं करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लेन सर्वे। लेकिन जो अर्थ का गोलापन है अगर उसे हम कंसीडर करें, कर्वेचर को अकाउंट में लें, तो उसे हम बोल देते हैं जियोडेटिक सर्वे। काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से फंस जाते हैं कि कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू द अकाउंट और कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। फिर उसके बाद और भी इनके बीच के डिफरेंसेस है जहां से क्वेश्चन बने थे। तो हमने बात की थी जो प्लेन सर्वे होता है वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है, जियोडेटिक लार्ज डिस्टेंस के लिए होता है। पुरानी बुक्स में आपको एरिया 250 से कम मिलेगा, नई बुक्स में आपको जो एरिया है वो 250 से ज्यादा मिलेगा। प्लेन सर्वे में जो आपका एरिया होता है वो 195.5 से कम होता है, जियोडेटिक सर्वे में जो आपका एरिया होता है वो 195.5 से ज्यादा होता है। ठीक है, एक में लो एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी। तो ये सब बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन है वो फ्रेम होते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिक ऑफ पर्पस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। नेचुरल और मैनमेड फीचर्स अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिखे तो आपको लगाना है क्या, टोपोग्राफिकल सर्वे। स्केल वैसे तो याद अगर आपसे हो रही है तो कर लो, अच्छी बात है, पर बहुत सारी स्केल्स में सब याद रखना पॉसिबल नहीं होता। पर आप एक अंदाज याद रखो कि टोपोग्राफिकल सर्वे होगा तो बड़ा होगा, इंजीनियरिंग सर्वे होगा तो छोटा होगा। तो इस तरीके से भी कई बार आप ऑप्शन ऑमिट करके सही क्वेश्चन सही आंसर तक पहुंच सकते हो। फिर कैडेस्ट्रल सर्वे, ये भी काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, काफी क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ मार्किंग ऑफ बाउंड्री लाइंस। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे की हमने बात की थी। इसके बाद बात आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसके बारे में हमने बात की थी। तो सबसे पहले हमने बात की थी चेन सर्वे के बारे में। तो चेन सर्वे में क्या होता है कि जो लेंथ है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। अब टेप और चेन में बहुत डिफरेंस होता है। अगर टेप की बात करें तो वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, यानी ज्यादा सही मेजरमेंट हमारा आता है चेन में, पर जो टेप में, पर जो चेन होता है वो लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है, इनके बारे में भी हम डीप में बात करेंगे जब हम लीनियर मेजरमेंट की बात करेंगे, यानी कि चेन सर्वे की बात करेंगे। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या होगा हमारा, चेन सर्वे, जहां पे सिर्फ हम लेंथ को मेजर करते हैं। फिर हमने कंपास सर्वे की बात की थी, तो एंगल को हम मेजर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ कंपास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय चेन और टेप। ठीक है, तो ये कई बार हमको क्या यहाँ पे जो ये वाला जो कंपास सर्वे है ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कई बार। और यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि एंगल इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ, एक आपको ऑप्शन मिलेगा कि एंगल इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है, और एक आपको ऑप्शन मिलेगा एंगल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय चेन और टेप। तो ज्यादातर लोग क्या लगा देते हैं, एंगल इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ कंपास। ये जो चेन आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाले पॉइंट को लोग कंसीडर नहीं करते या छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको याद रखना है कि सिर्फ हम जब कोई भी सर्वे कर रहे हैं तो हमें लेंथ भी मेजर करनी है, साथ ही साथ हमें एंगल भी मेजर करना है। तो अगर हम एंगल मेजर कर रहे हैं कंपास के साथ तो हमें लेंथ मेजर करेंगे तभी हमारा वो सर्वे कहलाएगा। लेकिन तो लोग क्या लगा देते हैं आंसर में दो, ये आपको अगर ये ऑप्शन दिखता है लोग सीधे इस पे आंसर लगा देते हैं कि एंगल को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो अगर आपसे पूछे कि कंपास की फंक्शन क्या होता है तो बिल्कुल सही बात है, एंगल को मेजर करने के लिए हम कंपास को यूज करते हैं। लेकिन अगर आपसे बोले कंपास सर्वे, तो सर्वे तभी होगा जब हम लेंथ को भी मेजर करेंगे। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ढूंढना है कि एंगल तो हम कंपास से मेजर करेंगे पर जो लेंथ है उसको हमको चेन और टेप से मेजर करना है, तभी हम उसको सर्वे बोलेंगे। अदरवाइज हम उसको क्या बोल, उस कंपास बस की बात होगी तो फिर हम एंगल वाला ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन सर्वे की बात होगी तो हमें दोनों लगाना होगा। ठीक है, फिर लेवलिंग की जो आपकी हाइट वगैरह हम मेजर करते हैं तो उसे हम लेवलिंग बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, इसके बारे में भी हम काफी बड़ा चैप्टर है, लेवलिंग भी काफी डीप में बात करेंगे। फिर थोड़ोलाइट सर्वे, टैकोमीटर के बारे में बात की थी हमने। ठीक है, सबसे अच्छा अगर आप देखा जाए तो टैकोमीटर होता है, क्योंकि आप इसमें हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस सब एक साथ मेजर कर सकते हो, इसलिए ये सबसे बेस्ट होता है। फिर प्लेन टेबल में भी हमने बात की थी। तो प्लेन टेबल में जब आप रीडिंग और साइटिंग और मैपिंग सब आप साथ में करो, शिफ्टिंग वगैरह करके सब एक साथ ही कर रहे हो। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे डीप में। और लास्ट हमने फोटोकेमेट्री, वो आपके सिलेबस में नहीं है पर देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम फोटोकेमेट्री के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमारा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे हो जाता है कि जितने तरीके से हम सर्वेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा मेजर पार्ट है फर्स्ट यूनिट का वो खत्म हो जाए। ठीक है, इसके बाद
इसके थोड़े से हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम चालू करेंगे हमारा लीनियर मेजरमेंट यानी कि चेन सर्वे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। ठीक है, आपने काफी बार सुने होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो आपने काफी बार ये टॉपिक देखा भी होगा, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ सर्वे की बात करें, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे सर्वे का, वो बोलता है कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। यानी ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वे का मतलब क्या हुआ कि जब आप सर्वे करोगे तो ये दो आपके क्या होंगे, प्रिंसिपल होंगे, यानी ये दो चीजें आपको फॉलो करना ही करना है। तभी अगर आप कोई भी कभी भी सर्वे कर रहे हो तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, जैसे हमारे रूल्स होते हैं ना, वैसे ये प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला प्रिंसिपल आपका यही है कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो इसको अपन बहुत आराम से और बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये आपने ट्रायंगुलेशन किया, ये आपका पूरा क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं हमेशा, वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, यानी पूरे के से आपको बीच की तरफ आना है। ठीक है, ये जो होल है ना, इससे आपको अंदर की तरफ आना है, आपको ऐसे इस डायरेक्शन में आपका सर्वे एक्सीड करना चाहिए। ठीक है, ना कि आपका जो सर्वे है वो इस डायरेक्शन में एक्सीड करना चाहिए। यानी आपको हमेशा पूरे से अंदर की तरफ आना है, ना कि अंदर से आपको बाहर की तरफ जाना है। हमेशा आपको होल से पार्ट की तरफ आना है, ना कि पार्ट से होल की तरफ जाना है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? सबसे पहला, ये आपके एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट हम क्यों करते हैं, है ना? हमेशा हम बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ क्यों बढ़ते हैं, है ना? ऐसा क्यों नहीं करते कि हम छोटे एरिया से बड़े एरिया की तरफ बढ़ जाएं? तो क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए छोटे एरिया से, ये आपका छोटा एरिया है, ठीक है, आपका छोटा एरिया है, और आप इसको, ये आपका छोटा एरिया है, यहाँ पे कुछ गलती हो गई, तो जब आप छोटे एरिया से बड़े एरिया की तरफ बढ़ोगे ना, तो ये गलती इधर पे ट्रांसफर होगी, फिर वही गलती इधर पे ट्रांसफर होगी, फिर वही गलती इधर से ट्रांसफर होगी। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे गलती कर दी, अब गलती आपकी आगे जाते जाते क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो आपकी अगर छोटी सी एरर है वो आगे जाके बहुत बड़ी एरर हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, होल से पार्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप होल से आप बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ जा रहे हो, तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कोई गलती कर भी दी, तो जब आप आगे जाओगे तो एरिया तो और छोटा होता जा रहा है ना? अगर आप होल से पार्ट की तरफ आ रहे हो तो एरिया आपका कम होता जा रहा है, तो वो गलती भी छोटी होती जाती है। तो अगर हम होल से पार्ट की तरफ जाते हैं तो हमारी जो एरर है वो कम होती जाती है। ठीक है, जैसे आपका कोई ग्राउंड है, ठीक, आपका कोई ग्राउंड है, तो अगर आपको ग्राउंड के सेंटर पर पहुंचना है, अगर आपको ग्राउंड के सेंटर तक पहुंचना है तो सबके पास एक ही रास्ता हो, मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर ग्राउंड है, ठीक है, और आपको पूरे से सेंटर की तरफ पहुंचना है, ग्राउंड के किसी भी कोने पे आप खड़े हो और आपको अगर सेंटर की तरफ पहुंचना है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे कहां पहुंचोगे, सेंटर पे ही पहुंचोगे। चाहे आप यहां से चल के आओ, चाहे 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 यहां से चल के जाओ। लेकिन अगर आप सेंटर पे खड़े हो और आपको आउटर की तरफ जाना है, तो आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो, इस डायरेक्शन में जा सकते हो, इस डायरेक्शन में जा सकते हो, तो आपके पास इन्फिनाइट रास्ते हो जाते हैं बाहर जाने के। तो एरर होने के चांसेस भी आपके क्या हो जाते हैं, इन्फिनाइट हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए। अगर मान लीजिए ये आपका कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इस डिस्टेंस को मेजर करने में आपने कोई गलती कर दी, है ना? तो आप जब आगे का एरिया मेजर करोगे तो एरिया आप छोटा होता जा रहा है, तो आपकी जो गलती है वो क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हम बड़े तरफ से जो ये एरिया क्या है, बड़ा है, ये एरिया जो है, ये वाला एरिया अगर हम देखें बड़ा है, तो इस तरफ से हम इस तरफ आ रहे हैं, डायरेक्शन हमारा ये है, हम बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ इसलिए आ रहे हैं तो कि हमारा जो एरर है ना वो क्या होता जाए, कम होता जाए। तो इसलिए हमेशा हम होल टू पार्ट से जाते हैं। अगर आप यहीं पे आप इस तरीके से जाते हैं, आप इस तरीके से होते और आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे होते, तो यहाँ पे अगर आपने गलती की है, इस एरिया को नापने में अगर आपने गलती की है, तो वो गलती आपकी बड़ी होती जाती, तो एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी गलती थी, जो एरर थी, वो मिस्टेक बन जाती। ठीक है, अभी हम एरर और मिस्टेक के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। तो आपकी जो छोटी गलती थी वो बहुत बड़ी गलती बन जाती है, तो इसलिए हमेशा क्या जाते हैं, हम होल टू द पार्ट जाते हैं। ठीक है,
बड़े एरिया से हम छोटे एरिया की तरफ आते हैं। अगर हम कोई गलती कर भी दें तो वो गलती क्या होती जाए, छोटी होती जाए जब हम आगे बढ़े। इसलिए हमेशा हम बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि एरर और मिस्टेक ऑफ वन पोर्शन डज नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन। एरर और मिस्टेक ऑफ one portion does not affect the remaining portion। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक पोर्शन में एरर आ भी गई, ठीक है, तो अगर हम होल से पार्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा होल है, मान लीजिए इस वाले पोर्शन में कोई एरर आ भी गई ना, और अगर लेकिन हमारा जो ये वाला पोर्शन है उसमें तो कोई एरर नहीं है, तो अगर एक पोर्शन में एरर आ गई तो भी हम बच जाएंगे। ठीक है, इस पोर्शन में अगर एरर आ गई तो ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल अलग है ना, तो इस वाले पोर्शन से एरर ट्रांसफर नहीं होगी, इसलिए हम होल टू द पार्ट जा रहे हैं। और अगर कोई छोटे हमारे बड़े एरिया में एरर आ गई, मान लीजिए यहाँ पे एरर आ भी गई, तो यहाँ आते आते वो एरर कम भी हो जाएगी। तो दो फायदे हो जाते हैं हमको, एक तो एक पोर्शन में अगर कोई एरर आई है तो दूसरे पोर्शन में ट्रांसफर नहीं होती अगर हम होल से पार्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम पार्ट से होल की तरफ जाएंगे, आप इस तरीके से अगर आपका है और आप इस तरीके से बढ़ोगे तो फिर क्या है, वो एरर पूरे में फैलती जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा होल से पार्ट की तरफ जाते हैं। तो पहला आपका प्रिंसिपल ये हो गया, ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। सेकंड आपका जो प्रिंसिपल है वो है कि आप जब भी लोकेट कर रहे हो कोई पॉइंट, लोकेट अ पॉइंट बाय टू मेजरमेंट्स। सेकंड क्या है आपका प्रिंसिपल, locate a point by two measurements। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, थोड़ा इसको अपन आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंसता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, ये अगर आपको पॉइंट लोकेट करना है तो कम से कम आपको दो मेजरमेंट पता होनी चाहिए। आपको दो मेजरमेंट पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए? अगर आप ये पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करना चाहते हो, मान लीजिए ये एक लाइन है ए और बी, आपको सी पॉइंट को लोकेट करना हो, तो आपको ये वाला डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और ये वाला डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो आप यहाँ से डिस्टेंस लेके कट बनाओगे, यहाँ से डिस्टेंस लेके कट बनाओगे, जहां पे वो पॉइंट कट जाएगा वही आपका पॉइंट सी हो जाएगा। या अगर आपके पास ये तो दो आपके पास साइड हो, या अगर आपको ये पॉइंट मेजर करना है तो एक आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए और एक आपके पास एंगल होना चाहिए, तब आप क्या कर पाओगे, थर्ड पॉइंट को लोकेट कर पाओगे। या आपके पास दोनों एंगल होने चाहिए, ये वाला भी एंगल अगर आपको पता है, ये वाला एंगल पता है, तो जो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो आपका पॉइंट सी हो जाएगा। तो कम से कम या तो आपको दो साइड पता होना चाहिए, एक साइड और एक एंगल पता होना चाहिए, या दोनों एंगल पता होना चाहिए, तभी जाके आप थर्ड पॉइंट को लोकेट कर पाओगे। अदरवाइज आप थर्ड पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते। तो जब भी आप सर्वे कर रहे हो और आपको तीसरे पॉइंट को लोकेट करना हो तो कम से कम आपको दो मेजरमेंट पता होनी चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा? इससे क्या होता है, आपके जो चांसेस ऑफ एरर होते हैं वो कम हो जाते हैं। इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एरर। तो आपके जो चांसेस ऑफ एरर होते हैं ना, उसकी वजह से वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप जब भी थर्ड पॉइंट पता लगाओ तो कम से कम आपको दो पॉइंट जो हो वो पता हो, तभी आप थर्ड पॉइंट का पता लगा पाओगे। तो पहला ऑप्शन जो आपके पास है, क्या कर सकते हो आप, आपके पास अगर एक दो पॉइंट है ए और बी, तो अगर आपको दोनों पॉइंट, दोनों ए और बी लाइन आपको पता है, और अगर आपको ए से सी का डिस्टेंस पता है और बी से भी आपको सी का डिस्टेंस पता है, तो आप कर सकते हो, ये आप करते हो चेन सर्वे में। ये जो मेथड है हम फॉलो करते हैं किसमें, चेन सर्वे में। फिर नेक्स्ट आपका, अगर आपको जो ए है और बी पॉइंट है वो पता है, तो अगर आपको ए से या बी से आपको सी तक का डिस्टेंस पता है और आपको ए से सी तक का एंगल पता है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता था, यहाँ पे आपको AC एंड BC की लेंथ पता थी, तो यहाँ पे आपको जो थीटा है ये पता था, और जो आपकी BC की लेंथ है वो पता है, थीटा और BC। ये आप किस में करते हो, देखिए एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। सबसे पहले अगर आपको लाइन A और B के बारे में पता है, आपको A से C तक का डिस्टेंस पता है और आपको B से C तक का डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको AC पता है एंड आपको BC पता है, तो ये आप किस में करते हो, ये आप करते हो चेन सर्वे में। ठीक है, दो डिस्टेंस आपको पता होते हैं चेन सर्वे में। सेकंड आपका है कि अगर आपको एक डिस्टेंस पता है और एक आपको एंगल पता है, तो ये वाला आपको एंगल पता है और ये वाला आपको डिस्टेंस पता है, तो यहां से आपको AC पता है, यहां से आपको आप बोल सकते हो BC पता है और यहाँ पे आपको थीटा पता है। तो ये आप किस में करते हो, ये आप करते हो जब आप कंपास सर्वे करते हो या थोड़ोलाइट से सर्वे करते हो। ठीक है, कंपास सर्वे जब आप करते हो या फिर आप थोड़ोलाइट जब यूज करते हो तो ये आपको पता होता है। ठीक है, थोड़ोलाइट से भी आप एक एंगल नाप सकते हो और कंपास सर्वे में भी आप एक एंगल नाप सकते हो, साथ ही साथ आप डिस्टेंस नाप सकते हो टेप और चेन से। और अगर आपको तीसरा जो पॉइंट है उसमें क्या है कि अगर आपको दोनों, आपको क्या पता है, एंगल पता है, आपको A B और C, तो ये दोनों आपको क्या पता है, एंगल पता है, θ1 और θ2, ये दोनों आपको पता है ना। तो यहाँ पे आपको θ1 पता है और आपको θ2 पता है। तो ये आप किस में करते हो, ये आप जब ट्रायंगुलेशन करते हो उसमें होता है। ठीक है, ट्रावर्सिंग जब मैं आपको बताऊंगा तो ट्रायंगुलेशन भी बता दूंगा आपको मैं। तो ये आपका पॉइंट हो गए तीनों। ठीक है, अगर आपको दो साइड पता है, एक एंगल और एक साइड पता है, या दोनों साइड कम से कम, लेकिन आपको दो मेजरमेंट पता होना चाहिए, तभी आप सर्वे आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों, कि लोकेशन, वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, और डिटर्मिनेशन ऑफ द थर्ड पॉइंट फ्रॉम प्रीवियसली डिफाइंड वेल टू नोन पॉइंट्स, या बोल सकते हो आप लोकेट अ पॉइंट बाय टू मेजरमेंट्स। ठीक है, तो पहला था आपका कि हमेशा बड़े से अपन को छोटे की तरफ चलना है, और दूसरा था कि अगर आपको तीसरे पॉइंट का पता लगाना है तो कम से कम आपको उससे रिलेटेड दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तभी आप तीसरे पॉइंट को क्या कर पाओगे, स्टैब्लिश कर पाओगे, उसको मेजर कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच का डिफरेंस है ना। वैसे तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए। जल्दी से हम देख लेते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। चलिए, प्रिसीजन और एक्यूरेसी मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भी अब लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्रिसीजन कहाँ पे ज्यादा है और एक्यूरेसी क्या, मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपके जो रीडिंग्स हो ना बहुत आसपास हो। ठीक है, यानी आपने बहुत प्रिसाइजली मेजर किया है कि आपकी सारी रीडिंग क्या आ रही है, बिल्कुल पास पास आ रही है। ठीक है, और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपने बिल्कुल सही जगह निशाना लगाया है, यानी आपने जो रीडिंग निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। चलो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि आपकी जो एक्यूरेट वैल्यू थी वो मान के चलिए 10 थी, 10 मीटर। आपको मैंने मेजर करने बोला, एक 10 मीटर की रोड है, मैंने आपको लेंथ मेजर करने बोला, तो आपने पहले मेरे को निकाल के दी 8.99, फिर आपने निकाल के दी 8.98, फिर आपने निकाली 8.99, फिर आपने निकाली 8.96, फिर आपने निकाली 8.97, फिर आपने निकाली 8.99। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रिसीजन था वो सही है, हर बार आप एक ही जैसी वैल्यू निकाल रहे हो, तो यानी आपकी जो प्रिसीजन थी वो हाई थी, पर लेकिन असली जो एक्यूरेट वैल्यू थी वो तो 10 मीटर है, तो यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी थी वो बहुत क्या हो गई, लो हो गई। आपकी जो एक्यूरेसी है ना
वो क्या हो गई, लो हो गई। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो आपने कितनी सही वैल्यू कैलकुलेट की है। प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपकी जो सारी वैल्यूज हैं वो कितनी पास पास है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको मैं और थोड़ा सा आपको डायग्राम के फॉर्म में समझाता हूँ और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 4 डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पे, तो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, तो मान लीजिए ये आपने वो देखा होगा ना, तीरंदाजी करते हैं तो बीच में एक सेंटर होता है, राइट। जब आर्चरी अपन करते हैं तो इस तरीके से रहता है ना। तो हम वैसे ही कुछ बनाते हैं। इसकी मदद से मैं आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझाता हूँ। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं पता है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का हिंदी में क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब आपकी जो रीडिंग है, अगर मान लीजिए कुछ आपने जो एरो मारे ना वो इधर उधर मारे, सारे एरो आपके यहाँ पे लगे, तो यहाँ पे जो आपका प्रिसीजन है वो काफी हाई था, पर यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो क्या है, कम है। क्योंकि आपका सेंटर पे लगता तब आप बोलते एक्यूरेट है, लेकिन आपने सब पास पास मारे तो आपका प्रिसीजन क्या था, हाई था, लेकिन एक्यूरेसी कम थी। सेकंड आपने क्या किया, यहाँ मारे, ये आपका एक एरो लगा, ये दूसरा एरो लगा, ये तीसरा एरो लगा, ये चौथा एरो लगा, तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी भी बिल्कुल सही थी और आपका प्रिसीजन भी बिल्कुल सही था। ठीक है, तीसरा है कि आपने एक एरो यहाँ मारा, एक एरो यहाँ मारा, एक आपने यहाँ मार दिया, एक यहाँ मार दिया, एक यहाँ मार दिया, तो ना तो आपका यहाँ पे प्रिसीजन अच्छा था और ना ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी। और लास्ट है आपका कि आपने सारे एरो यहाँ यहाँ मारे, ठीक है, थोड़े से दूर, थोड़े थोड़े दूर है, तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी तो अच्छी है, सेंटर के तो बिल्कुल पास है, लेकिन आपके जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर है, तो एक्यूरेसी हाई है, प्रिसीजन लो है। तो एक्यूरेसी आने की मतलब क्या हो गया कि आपकी जो सही वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू के पास आपकी क्या वैल्यू कितना है। ठीक है, अगर जहां पे ट्रू वैल्यू है वहां पे आपकी उस वैल्यू के पास कितनी वैल्यू आ रही है। और प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो आपने मेजरमेंट किए लिए है ना वो कितने पास पास है। तो ये आपका प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर कि एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है। कई लोग क्या बोल देते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक ही चीज होती है, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक ही चीज नहीं होती है। प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू कितनी प्रिसाइज है, कितनी पास पास है, और एक्यूरेसी का मतलब होता है कितनी सही है। ठीक है, तो पास पास और सही दोनों चीजें क्या है, अलग है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है मिस्टेक और एरर। अब कई लोग आपको मिस्टेक और एरर भी एक ही चीज बोल देंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं हमारी सर्वे में, जो अगर आपको समझ में आ गई तो आगे का जो आपका चैप्टर होगा वो काफी आसान बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें इसलिए हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपका आता है मिस्टेक एंड एरर। चलिए, तो अब मिस्टेक और एरर का क्या मतलब होता है ये समझते हैं हम। तो मिस्टेक जो होती है वो बड़ी होती है। अगर मिस्टेक का मतलब होता है गलती, है ना, बहुत बड़ी। जब आप एरर कर दो, जैसे मान लीजिए ट्रू वैल्यू आपकी थी 10 मीटर और आप मेजर करके लाए हो 2 मीटर, तो ये आपकी क्या है, मिस्टेक है। इसको आप एरर नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन अगर आप मेजर करके आए हो 9.98, या आप मेजर करके ले आए हो 9.9, या आप मेजर करके ले आए हो कि 9.85, तो इस तरीके की अगर आप वैल्यू लेकर आ रहे हो तो यानी आपने क्या की है, एरर की है। तो एरर आपकी होती है छोटी, मिस्टेक होती है आपकी बड़ी। तो यही डिफरेंस है आपका एरर और मिस्टेक में। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं एरर और मिस्टेक। तो आपको समझ में हो गया, आगे होगा, तो इसमें ज्यादा अपन टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि करेक्शन और एरर में क्या फर्क होता है। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने दिमाग में घुसा लिया कि करेक्शन और एरर कैसे निकालते हैं, तो आगे आपका कंपास सर्वे भी काफी इजी हो जाएगा, आपकी लेवलिंग भी काफी इजी हो जाएगी, लीनियर मेजरमेंट भी काफी इजी हो जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिस्टेक एंड एरर, सॉरी मिस्टेक एंड एरर नहीं, एरर एंड कनेक्शन। ठीक है, एरर एंड कनेक्शन। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी दो पॉइंट है ए बी,
ठीक है, ये आपका क्या है, 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 5.6 सेंटीमीटर। तो एक होती है आपकी मेथड वैल्यू, जिसको हम डिनोट करेंगे एमवी से। एमवी क्या होती है आपकी, मेथड वैल्यू। और एक होती है आपकी ट्रू वैल्यू। एक आपकी होती है मेथड वैल्यू और एक आपकी होती है ट्रू वैल्यू। ठीक है, चलिए तो अब दोनों में मेथड वैल्यू और ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं, है ना। तो हमेशा एरर क्या होती है, एरर यानी क्या, गलती। आपने कितनी गलती की, ठीक है, तो आपने कितनी गलती की, जैसे मान लीजिए ये 5.6 थी, आप नाप के लिए आए 5.5, ठीक है, आप कितनी नाप के लिए आए 5.5, तो आपने मेजर कितनी की है, ये आपकी एमवी हो गई, ठीक है, और ट्रू वैल्यू कितनी हो गई, ट्रू वैल्यू थी आपकी 5.6, तो आपने गलती कितने की कर दी है, गलती आपने कर दी है -1 की, ठीक है, -1 नहीं, -0.1। चलिए इसको थोड़ा अपन होल नंबर में लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 5.6 में थोड़ा सा अपन इसको अपन ले लेते हैं 6, चलिए 6 नहीं, अपन राउंड में ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, पर आपने उस दिन आपका मन नहीं था काम करने का, तो आपने जो मेजर किया, या तो आप बिल्कुल सुबह उठ के सीधे चले गए थे मेजर करने, तो आपको ज्यादा दिमाग में था नहीं, तो आपने 9 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ठीक है, सी 10 सेंटीमीटर की लाइन आपने मेजर कर ली, कितनी, 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपने मेजर कितनी की, 9 सेंटीमीटर, आपने गलती कितनी कर दी, 1 सेंटीमीटर की, है ना। तो अब आपको निकालना है कि आपकी एरर कितनी आई है। तो एरर क्या हो जाएगी आपकी, जो आपने मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो एरर आपकी कितनी है -1 की, एरर कितनी है -1 की। तो एरर का अपोजिट होता है करेक्शन, तो करेक्शन क्या हो जाएगा +1। अगर आप इसमें +1 ऐड कर दोगे तो ये 10 सेंटीमीटर बन जाएगा, और आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसके साथ मेजर मिल जाएगा, सही हो जाएगी आपकी वैल्यू। तो यहां से आपको क्या पता चला, बहुत लग तो आपको बहुत छोटा रहा होगा, लेकिन ये पूरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम घूम जाते हैं इसी में कई बार कि मेजर वैल्यू होता है ट्रू वैल्यू की, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ कैसे याद रख सकते हो, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब कैसे याद रखोगे इसको आप, ई सबसे छोटा, अगर अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो ई सबसे छोटा होता है, फिर एम आता है, फिर टी आता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो EMT, ठीक है, EMT से याद रख सकते हो। और इसी का उल्टा हो जाता है करेक्शन, तो अगर आपसे एरर पूछी हो तो मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कर दीजिए, करेक्शन पूछी है तो ट्रू वैल्यू माइनस मेथड वैल्यू कर दीजिए, सिंपल है। तो आप एरर याद रखिए, करेक्शन अपने आप याद हो जाएगा, आप अपनी गलती याद रखिए बस, ठीक है, सही वो अपने आप हो जाएगी अगर आपको पता है गलती कहाँ है, तो इसलिए आप गलती याद रखिए और करेक्शन आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो आपकी एरर क्या होती है, मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो आपकी एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, और आपका जो करेक्शन है वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहीं पे 10 सेंटीमीटर की लाइन थी, आप 11 सेंटीमीटर नाप के ले आए, तो आपकी एरर क्या होती, मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। 11 सेंटीमीटर आपकी मेथड वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू आपकी 10 थी, तो मेथड आपने किया 11, ट्रू थी आपकी 10, तो 11 में से 10 गया, बचा 1, तो एरर आपकी हो गई +1, तो करेक्शन क्या हो जाएगा -1। तो अगर आप 11 में से 1 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो बस यही आप छोटा सा लॉजिक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आसान है, अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर आपको पूरा चैप्टर जो होगा दिक्कत करेगा। तो वैसे आपको अब समझ में आ गया होगा कि एरर क्या होता है और करेक्शन क्या होता है, एरर क्या होता है और करेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखना कि आपका जो एरर होता है, पूरा लिख दे रहा हूं इसलिए मैं, वो होता है मेजर्ड वैल्यू जो आप नाप के आए हो, और माइनस ट्रू वैल्यू जो सही वाली वैल्यू है, और आपका जो करेक्शन होता है वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हमेशा एरर का उल्टा क्या होता है, करेक्शन होता है। तो MV, हाँ MV माइनस TV, और ये TV माइनस MV। तो अब समझ तो गए होगे आप, खैर ठीक है। तो ये हमारी एरर और करेक्शन की बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो इतना आसान है, पर यहीं पे लोग घूम जाते हैं और यहीं पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है और समझने की कोशिश करना है कि एरर क्या होता है और करेक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि जब भी आप मेजरमेंट करते हो
तो आपको कितनी एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट, ठीक है, एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। ठीक है, थोड़ा जल्दी चलेंगे, कोशिश करते हैं कि हम इसको, इस यूनिट को आज खत्म कर लें और फिर अगली जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन इससे कर लें। एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन मेजरमेंट। ठीक है, तो एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन मेजरमेंट। तो अगर आप कोई भी चीज को मेजर कर रहे हो, तो अगर आप उसको प्लॉट करोगे आपके पेपर पे, कोई भी चीज को अगर आप मेजर करके लाए हो, तो अगर आप पेपर पे प्लॉट करोगे तो इतना ही मिनिमम डिस्टेंस आप कितना दिखा सकते हो, ये पॉइंट के बराबर है ना। और पॉइंट कितना है आपकी पेंसिल विड्थ के बराबर। तो जितना आप मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर सकते हो, जब आप मेजर कर रहे हो तो आप मिनिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर सकते हो, ये पॉइंट की विड्थ के बराबर। यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए ये आपकी लाइन है ग्राउंड पे ए और बी, आपको मैप में दिखाना है, तो आप मिनिमम कितना दिखा सकते हो इनको बीच में, ए और बी को आप मैप में मिनिमम से सबसे छोटा कितना बड़ा दिखा सकते हो, पॉइंट के बराबर है ना। इस पॉइंट से छोटा तो आप नहीं दिखा सकते। तो आपकी जो मिनिमम विड्थ होती है, जो आप ग्राउंड पे मेजर करते हो और अपने मैप पे दिखा सकते हो, कितना दिखा सकते हो, 0.25 mm। ठीक है, 0.25 mm से कम जो होता है आप आपके मैप में शो नहीं कर सकते। अब इस पॉइंट से छोटा आप क्या शो करोगे, तो दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा ही नहीं तो फिर वो मैप कैसे कहलाए। तो मिनिमम तो आप पॉइंट ही शो कर सकते हो, और पॉइंट अगर आप शो कर रहे हो तो वो पेंसिल की विड्थ के बराबर होता है, और पेंसिल की विड्थ कितनी होती है, 0.25 mm। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो पेंसिल की निब की विड्थ होती है वही आप मिनिमम कितना दिखा सकते हो, मैप में दिखा सकते हो, उससे कम तो नहीं दिखा सकते, फिर दिखेगा ही नहीं अगर उससे कम दिखाओगे तो, है ना। तो पेंसिल की निब की विड्थ कितनी होती है, 0.25 mm। तो यही आपको याद रखना है कि 0.25 से mm की कम की जो आपकी डिस्टेंसेस होंगे वो आप शो नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कि आप ये आपने शो किया, एक्चुअल में ये क्या था, ए बी था, है ना। ये भी आप याद रखना कि अगर ग्राउंड पे कैपिटल ए दिखाते हैं तो मैप में स्मॉल ए दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो डिस्टेंस था वो 2.5 सेंटीमीटर था, कहाँ पे, ग्राउंड पे, और आपने स्केल क्या ली, 1/100 की आपने स्केल ली। तो 2.5 सेंटीमीटर आपका ग्राउंड पे 100 गुना क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा मैप पे। तो 100 गुना आप इसको छोटा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 mm। 100 से आप इसको डिवाइड कर दो, 2.5 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 mm आ जाएगा। तो 0.25 mm किस पे दिखा सकते हो, मतलब स्केल तो यही होता है ना कि यहाँ का मैप का एक, आपके ग्राउंड का एक, आपके ग्राउंड का 100 मैप में एक के बराबर। तो आपके ग्राउंड का 2.5 सेंटीमीटर मैप में कितना हो जाएगा, 0.25 mm। कितना हो जाएगा, 0.25 mm। तो 0.25 mm की आप इससे छोटा आप नहीं दिखा सकते, इससे छोटा आप आपके मैप में नहीं दिखा सकते। अगर आपने 1000 गुना छोटी कर दी तो वो 0.025 mm हो जाएगा। तो उतनी तो मोटी हमारी निब ही नहीं होती पेंसिल की, तो हम दिखाएंगे कैसे उसको। अगर मान लीजिए 0.025 mm आपको दिखाना है आपके मैप में, तो आप कैसे दिखाओगे, दिखेगा ही नहीं ना। अब अगर मैं इतना छोटा, ये तो फिर भी आपको दिख रहा है, इससे भी छोटा अगर बनाऊंगा तो फिर तो आपको दिखेगा ही नहीं ना। तो फिर आप कैसे दिखाओगे, तो मिनिमम आप कितना दिखा सकते हो, 0.25 mm। ठीक है, इसको थोड़ा मैं आपको और समझाता हूँ। खैर ये सब थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये आपका ए बी क्या है, ग्राउंड पे है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब आपने इसको स्केल जो रखी है 1/100 की रखी है, तो अब आपका किस में आ गया, ये मैप पे आ गया AB, ठीक है, मैप पे आ गया AB। तो अगर आप 2.5 को डिवाइड कर दोगे 100 से तो कितना बचेगा, 0.25 mm। तो ये आपका AB हो गया किसमें, मैप पे। अब इससे छोटा आप नहीं दिखा सकते। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इतनी मिनिमम एक्यूरेसी, अगर आपने कोई पॉइंट बनाया है 0.25 mm का, तो वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें मिनिमम एक्यूरेसी कितनी होगी आपकी, उससे आप छोटा कुछ कर ही नहीं सकते, तो गलती तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी मेजर वैल्यू है जो एरर है उससे नीचे आ ही नहीं सकती। 0.25 से नीचे अगर मान लीजिए आपने कम या ज्यादा, आप कम तो कर ही नहीं सकते ना, तो एरर आपकी क्या हो जाएगी, उसमें 0 हो जाएगी। तो यही आपकी क्या चाहिए होती है, हमें एक्यूरेसी रिक्वायर्ड चाहिए होती है, ठीक है। तो आप मोटा मोटा इतना समझो कि मिनिमम जो हम पेंसिल की विड्थ होती है उतना ही अपने मैप पे दिखा सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आता है हमारा जो फील्ड वर्क हम करते हैं सर्वे में, ठीक है, वो हम वहीं पे देखेंगे। जो हमारा फील्ड वर्क वगैरह है वो जब हम ऑफसेट वगैरह देखेंगे तो यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्केल ऑफ मैप, ठीक है। स्केल ऑफ मैप भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं जितने अभी हो पाएंगे उतने करेंगे, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है स्केल ऑफ अ मैप। तो स्केल सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि स्केल का मतलब क्या होता है। तो स्केल क्या होता है आपका, स्केल आपका होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ये आपके क्वेश्चन कई बार आता है, तो मैंने तो इसको MG से याद रखा था, महात्मा गांधी से, कि मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो मैप अपॉन ग्राउंड, वैसे तो आपको याद भी रहता है, हमारा ऊपर क्या आता है, छोटी वैल्यू आती है हमेशा, तो वो मैप में हमेशा छोटा दिखाते हैं हम, तो मैप ऊपर आएगा, और ग्राउंड में हमारी वैल्यू बड़ी होती है, तो हम ग्राउंड में क्या दिखाते हैं, हमेशा बड़ा दिखाते हैं, तो वहां पे वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस वैसे भी आप याद रख सकते हो, और आप अगर ट्रिक से याद रखना चाहो तो ट्रिक से भी रख सकते हो। ठीक है, अब इसमें इतना ज्यादा अपन डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्केल, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, टाइप्स ऑफ स्केल, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पर लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, हम किससे डिनोट करते हैं, RF। तो किस तरीके से दिखाते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, रेशियो में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैप का आपका 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के आपके किसके बराबर हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। यानी अगर मैप में हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऐसा बनाया हुआ है, ये हमारा मैप है, ठीक है। मैप का अगर 1 सेंटीमीटर है A और B के, तो ग्राउंड में A और B के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर। बस सिंपल है। हमेशा मैप हम बनाते हैं स्केल में, ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी हम बनाते हैं कोई चीज तो हम बिना स्केल के बना देते हैं कि ठीक है, हम अगर कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं अगर मान लीजिए, तो पेंटिंग में हम क्या करते हैं कि हमें सामने दिख रहा है, हम पेंटिंग बना रहे हैं, अगर सामने हमारा इस तरीके से रोड जा रही है तो यहाँ पे हमने रोड बना दी, ठीक है। तो अब यहाँ तो हमने बिना स्केल में बनाई, लेकिन जब एक्चुअली में जब हम मैप में काम करते हैं तो यहाँ पे अगर ये जो रोड की लेंथ है A और B के बीच में वो 1000 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी मैप पे वो 1 सेंटीमीटर होगी, और हम बता सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन फैक्टर है
वो कितना है 1/1000 है। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूँ तो एक्चुअल में वो कितना होगा 1000 सेंटीमीटर होगा रियल कंडीशन में। तो इस तरीके से हम मैप बनाते हैं ताकि जो बनाया गया है उसको हम पढ़ भी पाएं और समझ भी पाएं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर आप मान लीजिए घर पे बैठे हो तो आपको पता चल जाए कि हाँ रोड इतनी बड़ी है, आपने घर पे देखा स्केल से नाप के कि आपकी जो रोड दिख रही है 1 सेंटीमीटर की दिख रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल कंडीशन में जो रोड बनी हुई है वो 1000 सेंटीमीटर की बनी हुई है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका RF, ठीक। सेकंड आपकी आती है इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल ठीक है। तो मैंने पॉज पे था, फिर से बताता हूं आपको मैं। तो ये आपकी हो गई इंजीनियरिंग स्केल, जिसमें आप क्या बता दे रहा हूँ, सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग स्केल में आप सीधे सीधे बता दे रहे हो कि जो 1 सेंटीमीटर आपके मैप पे है वो आपकी स्केल आपके ग्राउंड पे कितना है 10 मीटर है, ठीक है। अगर आपका 1 सेंटीमीटर अगर आपका किसमें है मैप पे है तो वो ग्राउंड पे कितना होगा 10 मीटर होगा, ठीक है। तो ये आप सीधे बता दे रहे हो, तो ये आपकी हो जाती है इंजीनियरिंग स्केल, जिसमें आप डायरेक्ट लिख के ही बता दे रहा हो। उसके पहले आप रिफ्लेक्शन दिखा रहे थे 1/1000 किया, दोनों यूनिट सेम थी, है ना। तो इसको अगर आप दोनों यूनिट सेम थी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/1000, पर यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीसरी जो हम इसमें जो आपको पॉइंट याद रखना है जो आपके एग्जाम में आएगा वो क्या पॉइंट है वो बताता हूं मैं आपको। तो अगर आपने स्केल ये स्केल यूज की, if these scale are used after shrinkage the measurement will go wrong. After shrinkage the measurement will go wrong. आपकी जो मेजरमेंट है वो क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? अगर श्रिंकेज हो गया। अब श्रिंकेज कैसे हो जाएगा? मान लीजिए आपने 1950 में एक रोड थी आपकी, ये आपकी रोड थी ए से बी और ये मान के चलिए थी 10 मीटर की, ठीक है। आपने इसको मैप पे उतारा, ये आपका मैप था, यहाँ कैपिटल होगा, तो ये आपके मैप में आपने उतार दिया 1 सेंटीमीटर की रोड को, ठीक है। और आपने स्केल बता दी कि 1 सेंटीमीटर जो है आपका वो 10 मीटर के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर आपका मैप का 10 मीटर ऑफ द रोड के बराबर है। 1950 में आपने स्केल बनाई। अब हम आ गए 2020 में या 2022 में। तो 2020 में क्या हुआ कि बारिश हुई होगी, कभी वो मैप गीला हुआ, फिर सूखा, गीला हुआ, सूखा। तो अब ये जो मैप का जो डिस्टेंस था ना, ये मैप अब गया सुकुड़, ये इतना बड़ा मैप जो था थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। ये जो मैप था अब वो छोटा हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है वो भी कम हो गया होगा, तो वो कितना बचा है 0.5 मीटर, ठीक है। हम ये लिखते नहीं है मैप में, है ना, लिखा नहीं होता ऐसे, ठीक है। अब वो बचा कितना है 0.5 मीटर। तो आपको पता था कि 1 सेंटीमीटर आपका 10 मीटर के बराबर था, तो अब तो ये कितना बचा 0.5, तो 0.5 सेंटीमीटर आपका 5 मीटर के बराबर होगा। तो अब आप क्या बोलोगे कि वहां पे जो रोड है वो कितनी बड़ी है 5 मीटर के बराबर है, पर एक्चुअल में वो रोड कितनी थी 100 मीटर की थी, पर आप कितनी बता रहे हो 5 मीटर। क्यों? क्योंकि मैप श्रिंक हो चुका है। आपने स्केल जो रखी है या तो आपने आरएफ रखा होगा या आपने इंजीनियरिंग स्केल रखी होगी, है ना। तो उसमें क्या होगा कि आपकी अगर मैप श्रिंक हुआ तो आपकी जो स्केल है वो खराब हो जाएगी, आपकी जो स्केल है वो क्या हो गई खराब हो गई। तो अगर आपकी स्केल खराब हो गई तो आपका जो श्रिंकेज की वजह से आपका जो मैप है वो खराब हो चुका है, ठीक है। आपका जो मैप है वो खराब हो चुका है क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर था वो श्रिंक होने के बाद 0.5 सेंटीमीटर बचा। अब यहाँ पे लिखा तो होता नहीं है कि वो कितना बड़ा है ना, यहाँ पे लिखा नहीं होता, बस ऐसे लिखा रहेगा, आपको स्केल से नापना पड़ेगा। तो जब आपने बनाया तो तब आपने 1 सेंटीमीटर का बनाया था, लेकिन वो श्रिंक होने के बाद 0.5 का बचा। तो आपको स्केल पता होती है, आपका जो मैप होता है ना उसके नीचे यहाँ पे स्केल लिखी रहती है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, ऐसे स्केल लिखी रहती है। आप जब छोटे में खरीद के लाते होगे तो भी उसमें ऐसे लिखा रहता है। तो अब आपने देखा नापा तो आपको 0.5 का मिला, तो आपको पता चला कि हाँ 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर था, तो 0.5 5 मीटर के बराबर होगा। तो आप बोलोगे कि उस फलानी जगह पे जो रोड है वो कितने की है 5 मीटर की है, पर एक्चुअली वो तो 10 मीटर की है। आपका पूरा का पूरा जो खराब हो गया काम, है ना। तो इसका जो सोल्यूशन है वो कौन सा स्केल है? ग्राफिकल स्केल। तो सबसे इनमें से बेस्ट कौन सी होती है? ग्राफिकल स्केल, क्योंकि उसमें श्रिंकेज का कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब ग्राफिकल स्केल क्या होती है? आपने मैप्स में देखी होगी, आजकल आपको ग्राफिकल स्केल ही दिखती है ना। ग्राफिकल स्केल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ।
थर्ड आपकी है ग्राफिकल स्केल। ठीक है, इसके बाद जो श्रंक स्केल है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। थर्ड है हमारी, दो स्केल बचती हैं इसके बाद, श्रंक स्केल और वर्नियर स्केल। ठीक है, तो अभी हम थर्ड बात कर रहे हैं ग्राफिकल स्केल की। तो ग्राफिकल स्केल कुछ इस तरीके से होती है, उसमें जो हम मैप दिखाते हैं ना वो ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं। उसमें आपने नीचे होगा देखा होगा कि इस तरीके से एक स्केल बनी रहती है और उसमें लिखा रहता है कि जो इतना पार्ट है वो 10 मीटर के बराबर है, इतना पार्ट है फिर वो 10 मीटर, तो ऐसे स्केल बनी होती है। ठीक है, ऐसे स्केल बनी होती है, तो इतना पार्ट 10 मीटर के बराबर है। तो अगर आपका श्रंक होगा, श्रंक होके वो पार्ट अगर मान लीजिए पहले इतना था, अगर पहले इतना था अब वो श्रंक होके इतना भी बचा, तो भी वो इतना पार्ट तो 10 मीटर के बराबर ही हो गया ना। पहले इतना पार्ट 10 मीटर के बराबर था, श्रंक होने का इतना पार्ट 10 मीटर के बराबर बचा, तो एक्चुअल ग्राउंड पे जब आप मेजर करोगे, एक्चुअल ग्राउंड पे मेजर करोगे, मान लीजिए यहाँ पे रोड है, ठीक है, यहाँ पे रोड है, तो पहले इतना पार्ट आपका 10 मीटर के बराबर था, तो मान के चलिए 20 मीटर थी। ठीक है, श्रंक होने के बाद वो छोटा हो गया, तो ये जो आपका नीचे वाली स्केल थी जो पहले इतना था अब वो इतना बचा, तो अब इतना पार्ट 10 मीटर के बराबर हो गया, तो इतना पार्ट 10 का हो गया, फिर इतना पार्ट 10 का हो गया, तो फिर से कितना हो गया, 20 मीटर का ही हो गया। तो एक्चुअल में आपकी कोई भी गलती नहीं होगी अगर आप क्या कर रहे हो, ग्राफिकल स्केल यूज कर रहे हो। तो समझ में आया आपको? चलिए फिर से मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपकी रोड है, ग्राउंड पे 20 मीटर की है। ठीक है, आपने मैप बनाया, आपने रोड बनाई, ठीक है, ए और बी आपने लिख दिया, आपने नीचे स्केल बना दी कि इतना पार्ट जो है वो 10 के बराबर है, इतना पार्ट आपका 10 के बराबर है ना, मतलब ये बराबर है, मान के चलिए ना, स्केल जो है वो बराबर है। ये आपने बनाया, यहाँ पे आपने लिख दिया कि इतना पार्ट 10 के बराबर है, 10 मीटर के बराबर, तो फिर से इतना पार्ट कितना हो जाएगा, 10 मीटर के बराबर। अब यहाँ पे श्रिंकेज हो गई, ये आपका जो मैप था ना वो श्रिंक होके छोटा हो गया, श्रिंक होके इतना हो गया वो। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस भी श्रिंक होके कम हो गया होगा, पर फिर से अब इतना पार्ट तो अभी भी 10 मीटर के बराबर ही है ना, और इतना पार्ट फिर से 10 मीटर के बराबर है, वो भी श्रिंक हो गया। तो अब यहाँ पे जब आप नापोगे तो फिर से आपको 20 मीटर ही मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको 20 मीटर ही मिल रहा था, और एक्चुअल में भी 20 मीटर ही था। तो आपकी जो स्केल है वो सही रह गई, गलत नहीं हुई श्रिंकेज के बाद भी। तो जो यहाँ से अपन को क्रक्स निकालना है, या जो अपन को इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकालना है, वो यही निकालना है कि अगर आपने ग्राफिकल स्केल यूज की तो इवन आफ्टर श्रिंकेज आपकी स्केल में कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ये रख लीजिए आंसर में, यहाँ पे ग्राफिकल स्केल आप समझ गए ना, ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं हम, बना देता हूं मैं। तो ऐसे आपने देखा होगा कि 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, तो इस तरीके से हम स्केल बनाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें फायदा क्या है कि इवन आफ्टर श्रिंकेज मेजरमेंट विल नॉट गो रॉन्ग। श्रिंकेज के बाद भी आपका जो मेजरमेंट है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने ग्राफिकल स्केल यूज की तो अगर इवन आफ्टर श्रिंकेज आपका मेजरमेंट खराब नहीं होगा। तो ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं आपको बता देता हूँ जो जो चीजें हमने पढ़ी उसमें से क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। तो हमने आज शुरू किया था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट और लोकेट थर्ड पॉइंट फ्रॉम प्रीवियसली डिफाइंड टू नोन पॉइंट्स। ठीक है, थोड़ा सा हम धीमा इसलिए चल रहे हैं अभी क्योंकि ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपने देखा कि लोकेशन ऑफ थर्ड पॉइंट फ्रॉम प्रीवियसली डिफाइंड टू नोन पॉइंट्स, तो ये भी आपको याद रखना है, या तो आपको दो साइड या एक एंगल एक साइड या दो एंगल पता होना चाहिए। फिर प्रेसीजन और एक्यूरेसी के बीच का हमने डिफरेंस बताया आपको, और कुछ हमने जनरल बातें की। फिर स्केल ऑफ अ मैप क्या होता है आपका, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आपको। और टाइप्स ऑफ स्केल आपको याद रखना है, एक आपका आरएफ, एक आपका इंजीनियरिंग स्केल, आपका एक ग्राफिकल स्केल। अगर आप इंजीनियरिंग स्केल और अगर आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यूज करते हो आरएफ, तो आप में अगर श्रिंकेज हुआ तो मेजरमेंट आपकी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर ग्राफिकल स्केल यूज करते हो इवन आफ्टर श्रिंकेज आपकी जो मेजरमेंट है वो खराब नहीं होती। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमारी दो स्केल बचती हैं यहाँ पे, एक बचती है हमारी वर्नियर स्केल और एक हमारी बचती है श्रंक स्केल, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे उसको, और साथ ही साथ क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, इसके लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।
हैव अ ग्रेट डे, बाय।